नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करें आज का किस्सा कैंपिंग शैम्पिंग। कैंपिंग भी एक मस्त चीज है। जिसने नहीं की वो पछताया और जिसने की है वो उससे भी ज्यादा पछताया है। अप्रैल के महीने में एक दिन हमारे साइंस और एनसीसी के टीचर मलिक साहब क्लास में आए और जोर जोर से कुछ नाम पुकारे। सजत शर्मा, सुमित चौहान, कबीर बिष्ट, दिवाकर सरकार, यावर खान और संजीव बिष्ट, आप सब खड़े हो जाइए। मुझे लगा फिर किसी ने कुछ कर दिया है और अब हम सब खूब पिटने वाले हैं, मगर बात कुछ और ही थी। मलिक साहब बोले, आप सब 29 मई से 9 जून के शिमला एनसीसी कैंप के लिए सिलेक्ट हुए हैं। अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए। भाई वाह, शिमला, वो भी 10 दिन के लिए। ऊपर वाला भी कभी कभी बहुत ज्यादा ही मेहरबान हो जाता है। तो साहब यावर, संजीव और दीपू तो एकदम तैयार हो गए कैंप के लिए, मगर सजत जी और चौहान साहब, इन दोनों के पेरेंट्स ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, 29 मई को पूरी 3 बसेस रवाना हुई शिमला कैंप के लिए। कुछ दूसरे स्कूल के कैडेट्स भी थे। दीपू का डिस्टेंट कजन समीर भी जा रहा था और हुड्डा द स्टंट्समैन, वो भाई भी था इस टोली में। सुबह से शाम और शाम से रात हो गई कैंपिंग पर पहुंचते पहुंचते। पहाड़ों पर जंगल की आग क्या होती है उस दिन हमने पहली बार देखा। ब्लैक बैकग्राउंड में आसमान में ऑरेंज लपटें धू धू कर चमक रही थी। क्योंकि रात को सब लेट पहुंचे थे तो सीओ साहब ने सुबह तक के सारे सेशन कैंसिल कर दिए थे। सिर्फ शाम की स्पोर्ट्स ड्रिल ही हुई थी उस दिन। कैंप बहुत ही खूबसूरत जगह पर था। साधु पुल, सोलन से कोई 10 किलोमीटर नीचे एक बड़ा सा स्कूल कंपाउंड था जिसमें करीब 50-60 टेंट्स लगे थे और हर टेंट में 8 कैडेट्स के रहने की व्यवस्था थी। हमारे 3 टेंट थे 24 कैडेट्स के लिए। कोई 50 मीटर नीचे ठंडे पानी का एक नाला सा बहता था। वो पानी इतना ठंडा था कि गर्मियों में भी उसमें नहाने पर एक बार को कपकपी छूट जाती थी। हाँ, सारे दिन की खतरनाक दौड़ धूप और 3 वक्त का बेहतरीन खाना। ज्यादातर डिनर पर यही होता था कि गुलाम पीर बोलता, दीपू दीपू यार चिकन खाएगा, जा मेरा कूपन ले जा, खा लेना, बस मियाँ एक रोटी ला देना हमें। मर गया, सार्जेंट ने बहुत काम करवाया रे। दीपू बोलता, भाई तू मेरा कूपन ले जा, तू खीर भी खा लेना, बस मुझे एक रोटी ला दे। और ज्यादातर रात यूं ही थकान के मारे निकल जाती। उस पर रात को 2 से 4 या सुबह 4 से 6 की संतरी की ड्यूटी, फिर 6 बजे की ड्रिल, कभी कभी 5 बजे देवानंद आ जाता। देवानंद मिलिट्री का सलारिया था, नेपाली था शायद। उसे सब खूब चिढ़ाते थे। उसे देखते ही दूर से चिल्लाते, नकली फौजी, नकली मुझे, एक कांचा, और भाग जाते। वो भी बदला लेता। सुबह सुबह कैडेट्स को ट्रक में पीछे बैठाकर झरने पर ले जाता और वहां बाल्टी से भरवा कर 2-2 हजार लीटर की 2-2 टंकियां पानी की भरवाता। एक दिन हमने उससे बदला लेने की ठानी। जब वो ट्रक लेकर कैंप से बाहर निकला, हम लोग धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतर गए। अब वो और ड्राइवर बेचारे दोनों ने मिलकर झरने से बाल्टी भर भर के 4000 लीटर पानी पूरा किया। कैंपिंग में आपका सूटकेस या बैग कभी भी सेफ नहीं होता। जी नहीं, मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं लड्डू, नमकीन, बिस्किट, फरसान, तरह तरह की
चटर पटर खाने की चीजें जो कैडेट्स अपने अपने घर से लाते थे। नजर हटी और माल गायब। तो साहब संजीव बिष्ट, जो आज एक पब्लिक फिगर हैं, उन्हें अपना चटर पटर बांटने में बड़ा दुख होता था। वो टेंट के अंदर कोने में ही सोना चाहते थे और इसी तरीके की कई छोटी मोटी चिकल्लस पैदा करते रहते थे। खैर, यावर खान ने बदला लेने की सोची। वो झिलमिल स्कूल के हमारे सीनियर्स के पास गया और कुछ प्लान सेट कराया। रात को पहले तो बिष्ट को खूब डराया गया। अबे तू जो ये कॉर्नर में सोता है ना, रात को जंगल में भेड़िया और लोमड़ी आते हैं, तुझे ना खींच कर ले जाएंगे। ये सब बात करते करते हम टेंट बंद करके सो गए। तभी अचानक बिष्ट चीखा। उसका आधा शरीर टेंट के बाहर था और आधा अंदर। हमने जल्दी से उसको पकड़ा। थोड़ी देर तक खींचतान चलती रही। कोई उसको टांगों से पकड़कर बाहर खींच रहा था और हम उसको हाथों से पकड़कर अंदर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। बिष्ट जोर जोर से चीखा, लोमड़ी, भेड़िया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। खैर, वो तो बच गया और हमने उसे अंदर खींच लिया। मैंने देखा यावर मुस्कुरा रहा था। ये उसने ही किया था, झिलमिल के लड़कों के साथ मिलकर। झिलमिल वाले कैडेट्स ने बिष्ट को टांग से पकड़कर बाहर खींचा था। बिष्ट बेचारा इतना डर गया था कि अगले दिन चैल पैलेस के ट्रैक पर भी नहीं गया। संतरी बनकर टेंट में ही रहा। और जब देवानंद आया और उसने बिष्ट को टेंट ठीक करने को बोला, तो बिष्ट ने गुस्से में उसके सर पर टेंट ही गिरा दिया। खैर, चैल ट्रैक, क्या ट्रैक था यार। वो भी 11 पहाड़ पार करके दुनिया के सबसे ऊंचे क्रिकेट स्टेडियम तक जाना। उसे शब्दों में कह पाना थोड़ा मुश्किल ही है। मलिक साहब भी शायद प्रहार मूवी देख कर आए थे। वाटर डिसिप्लिन के नाम पर बैंड बजा दी थी उन्होंने। पानी नहीं पीने दिया पूरे रास्ते। बस होठ भिगाओ और आगे बढ़ो, होठ भिगाओ और आगे बढ़ो। ऊपर से कैंप से ट्रैक के लिए मिला हुआ आलू पूड़ी भी खराब हो गया था। भूखे पेट, प्यासा गला, ऊपर से रास्ते पर गिरता पानी, स्लिपरी ट्रैक और बहुत कुछ। बट इट वॉज वर्थ इट। दैट ट्रैक वॉज जस्ट ऑसम। पेड़ों में फंसी हुई हवा सीटी सी बजा रही थी। साफ हवा में घुली हुई चीड़ के पेड़ की खुशबू। वाह। और 70 कैडेट्स का सब ऑड्स के बावजूद ट्रैक कंप्लीट करना। शायद यही कैंपिंग का सार है। बिना बताए आपको कब एडवर्सिटी के लिए तैयार कर देता है, पता ही नहीं चलता। सेकेंड लास्ट डे सबसे बढ़िया दिन था। आज शूटिंग होने वाली थी। पहली बार राइफल पकड़ी थी। 10 गोली मिली थी सबको। 50 मीटर्स की दूरी से लेटकर टारगेट पर निशाना लगाना था। ये फर्स्ट राउंड था। अगर निशाना 8 सेंटीमीटर के अंदर अंदर लगता तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल में 10-10 राउंड्स और मिलते। दीपू थोड़ा टेंस था क्योंकि उसने सुना था जो बुलेट्स वेस्ट करते हैं उन्हें पनिशमेंट मिलती है, डड्डू चाल चली जाती है। डड्डू चाल तो जानते हैं ना आप? अरे वही, कमर पर हाथ रखकर पॉटी पोज में बैठना और कूद कूद कर चलना। अमा यार, तुम बेकार ही चिंता कर रहे हो। कुछ नहीं होता निशाना विशाना। हमारे नाना के यहाँ पर हमने बहुत बंदूक चलाई है। यावर खां फड़े मारता हुआ बोले। दीपू ने सोचा यावर तो बहुत बड़े निशानची होंगे। खैर, उस पे बाद में आते हैं। तो टारगेट्स और कैडेट्स के बीच में खड़ा हुआ था एक मिलिट्री सार्जेंट जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। पहले मैं बोलूंगा भर, तब गोली भरना। गोली ऐसे भरी जाती है। फिर बोलूंगा फायर, तब गोली दागना। समझ गए? जी उस्ताद।
वो सार्जेंट अभी भी टारगेट फील्ड पर ही था। ठीक बीचों बीच उसने जोर से बोला, फायर! दीपू ने एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन में गोली राइफल में पहले ही डाल दी थी। उसे लगा सार्जेंट ने बोला है फायर, और उसने गोली दाग दी। जैसे ही उसने गोली दागी, उसके बैच के सभी को लगा कि गोली दागनी है, और एक एक करके सबने गोली दाग दी। सार्जेंट बेचारा, जो अभी भी टारगेट फील्ड के बीच में ही खड़ा था, गोलियों के बीच इधर उधर भागता हुआ नाचने लगा और हाथ उठाकर अपनी जान बचाते हुए स्टॉप स्टॉप चीखता रहा और भागता रहा। सबकी डांट पड़ी। फिर दोबारा फायरिंग स्टार्ट हुई और दीपू ने 6 सेंटीमीटर का निशाना दागा। वाह, लड़का सेमीफाइनल में पहुंच गया था। हाँ, यावर खान साहब थोड़ी दूर डड्डू चाल चलते हुए जरूर नजर आए। शायद उनके नाना जी के घर पर बंदूकों से लिया हुआ तजुर्बा उनके काम नहीं आया था। कोई बात नहीं, सेमीफाइनल में दीपू, गुलाम पीर, 10 और कैडेट्स लाइनअप हुए। इस बार इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल क्लियर थी और कोई कंफ्यूजन्स भी नहीं था। आवाज आई, फायर! ढिशक्या दना दन फायर। दीपू ने देखा उसके साथ वाला टारगेट बोर्ड नीचे ही गिर गया था। गुलाम ने शायद टारगेट बोर्ड के बेस पर ही निशाना मार दिया था। अब निशाना चेक करने की बारी आई। सार्जेंट बोला, 10 सेंटीमीटर, बहुत खराब, बहुत खराब। पहले तो आपने 6 सेंटीमीटर मारा था, और ये 15 गोलियां, 15 गोलियां कैसे है तुम्हारे टारगेट बोर्ड पर? दीपू फाइनल में नहीं जा सका। बुरा तो लग रहा था, पर वो 5 एक्स्ट्रा शॉट्स कहां से आए जिन्होंने सारी रेंज ही खराब कर दी। दीपू यही सोच रहा था। तभी गुलाम पीर बोला, सॉरी मियां, हमने तुम्हारा चांस खराब कर दिया। कैसे? दीपू ने पूछा। अरे यार, हमारी तो 5वीं गोली से ही अपने टारगेट को गिरा दिया था, तो बाकी बची 5 गोलियां हमने तुम्हारे टारगेट में ही दाग दी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जोर से हंस पड़े। गुलाम बोला, चलो मियां, तुम्हें चिकन खिलाए। दीपू ने हंस के जवाब दिया, हाँ चल चल, तुझे खीर खिलाता हूं। तो कैसी लगी आज की कहानी दोस्तों? हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।